हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आपके सामने आ गया हूँ प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो प्रयास सीरीज के अंदर हम एनएससीजेएस फिजिक्स पढ़ते हैं और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम प्रयास सीरीज के अंदर कवर करेंगे एनएससीजेएस के लेवल पर। और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये वाला टॉपिक अभी ऑन गोइंग है और इसके बाद हम ये सारे टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, राइट टिल दिस एंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो जिन बच्चों ने कैलकुलस वगैरह मिस कर रखा है, बेसिक मैथमेटिक्स मिस कर रखा है, आप प्रयास सीरीज के प्रीवियस सेशंस को जाके देख सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू लर्न ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वेक्टर्स चैप्टर का ये सेकंड सेशन है जो मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको फायदा होगा इस सेशन से। एंड ऑन दैट नोट आई टेल यू कि वेक्टर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये मैंने लेक्चर 1 के अंदर कवर कर लिया था। आज हम ये कवर करेंगे। सो दिस विल बी लेक्चर 2, दिस इज लेक्चर 1, दिस विल बी लेक्चर 2। ठीक है, दिस विल बी लेक्चर 3 ऑफ वेक्टर्स एंड दीज टू विल बी लेक्चर 4। सो वेक्टर चैप्टर जो है वो हम 4 लेक्चर्स के अंदर पूरा करने वाले हैं, जिसमें से ये हो गया है और आज हम इस पर है, आज हम वेक्टर एडिशन के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात जरूर बताना चाहूंगा कि वेदांतु ने एनएससीजेएस रैंकर्स बैच लॉन्च किया है जो कि 8 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था। इस बैच के अंदर हम एनएससीजेएस 2024 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो इस सीरीज में जो भी चीजें कराई जा रही हैं, ये सारी चीजें प्लस कुछ एडिशनल चीजें इस बैच के अंदर कराई जाएगी। और इस बैच के अंदर डिस्कशंस भी होंगे। आप वाईटी के माध्यम से, प्रयास सीरीज के माध्यम से भी पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन वाईटी पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, मैं असाइनमेंट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। हर एक सेशन में आपके साथ असाइनमेंट शेयर हो रहे हैं जो कि सेशन के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। आप उनको डाउनलोड करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट उसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो शायद आप वो मुझसे नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन अगर आप इस बैच का हिस्सा हैं तो आपको मुझसे डाउट पूछने का भी मौका मिलेगा। इसके अंदर हम 150 लाइव सेशन देंगे। ठीक है, टोटल मिला के 150 प्लस लाइव सेशन दिए जाएंगे। हर वीक 2 फिजिक्स के सेशन होंगे, 2 केमिस्ट्री के होंगे, 2 बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, और आप लोगों का रेगुलर टेस्ट होता रहेगा जो कि एनएससीजेएस पैटर्न पे होगा। आप लोगों को ऑफ कोर्स हमारी तरफ से मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी। आप सभी बच्चों को हम एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। जिन बच्चों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, हम उनको एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे जहाँ पे कि बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से डाउट्स पूछ सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो किसी भी बच्चे से सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हैं। टीचर्स भी इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो फिर टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सैम सपोर्ट क्या होता है? सो सैम रिफर्स टू स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर। ठीक है, सो देयर विल बी वन पर्सन इन आवर टीम जो कि आपके लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। यानी कि आपकी वेदांतु में किसी भी तरह की कोई भी कंसर्न है, आप उनको बताएंगे और फिर वो आपको सही लेवल पे कनेक्ट करेंगे। सही वेदांतु में जो सही पर्सन है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनसे आपको कनेक्ट कर देंगे। तत्व क्या होता है? तत्व इज द बुकलेट दैट वी गिव टू आवर स्टूडेंट्स। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको दी जाएगी और इसी के अंदर थ्योरी भी होगी, असाइनमेंट्स भी होंगे, इन्हीं से आप प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो होगा इंग्लिश। इंग्लिश का क्या मतलब हुआ? तो इंग्लिश मतलब टीचर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हिंदी या इंग्लिश जो भी जिसमें भी वो कन्वीनियंट हो वो यूज करेंगे, जैसा कि फिलहाल मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम टीचर को पूरी फ्रीडम देते हैं कि वो अपनी कन्वीनियंस की लैंग्वेज को यूज करे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हमने ये देखा है कि टीचर्स की डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा समझा पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने मोड ऑफ कम्युनिकेशन को इंग्लिश रखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस बैच की प्राइस क्या है? तो बच्चों, इस बैच की जो प्राइस है ये है 4444 रुपीज। और आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 10% के डिस्काउंट पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिस्काउंट आपको मिलेगा कैसे? आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, ये जो वीओएस प्रो कोड है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। इसको यूज करने के बाद यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द कोर्स विल बिकम 4000 फॉर यू। ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे? तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको इस कोर्स के पेज तक ले जाएगा, जहां पे कि आप ये अमाउंट पे करके कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन द एकेडमिक पार्ट ऑफ द सेशन टुडे। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, हमने प्रीवियस सेशन में क्या क्या सीखा था? हमने प्रीवियस सेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी थी कि वेक्टर से रिलेटेड क्या टर्म्स होती है जिनको हम यूज करते हैं, वो हमने सीखा था। हमने वेक्टर्स की प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टीज में हमने इनवेरियंस देखा था। हमने ये देखा था कि अगर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका था। और हमने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को आइडेंटिफाई करना, एंगल को पहचानना सीखा था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस प्रॉब्लम को समझते हैं। अब यहाँ से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। मैंने ज्यादातर देखा है कि जो बच्चे वेक्टर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है उनको चीजें। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके पूरा अटेंशन मेरे पास होगा, ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि एक फेमस नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, वैसे ही मैं भी एक छोटा सा नारा देता हूँ कि तुम मुझे अपनी अटेंशन दो और मैं तुम्हें वेक्टर्स में क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये मान लेते हैं एक वेक्टर हमको दूसरी वेक्टर दे दी बी वेक्टर, ठीक है। हमसे कहा गया कि ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, जैसे ए और बी क्या है यहाँ पे, जैसे ए और बी मान लेते हैं दो फोर्स हो सकते हैं, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, तो उन दोनों फोर्सेस का नतीजा क्या निकलेगा, उन दोनों फोर्सेस के लगने की वजह से बॉडी किधर मूव करेगी, ठीक है, तो हमें दोनों फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा, तो ए एक फोर्स हो सकता है, बी एक फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई से भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, लाइक तुम एक फोर्स को तुम एक एक्सेलरेशन में ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दो अलग क्वांटिटीज हैं, इनकी यूनिट्स ही अलग है, ठीक है। तो फोर्स फोर्स में ऐड हो जाएगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में ऐड हो सकता है, वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड हो सकता है, ठीक है। तो जो दो वेक्टर्स है वो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, हमें मान लेते हैं, हमसे कहा गया कि भाई इन दोनों को ऐड करके पता लगाओ कि इन दोनों को ऐड करने का नतीजा क्या निकलेगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करने से हमें जो वेक्टर मिलेगी वो वेक्टर कैसी होगी, उसका टेल कहां पे होगा, उसका हेड कहां पर होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो हमसे कहा गया कि इनके मतलब कि ए और बी वेक्टर का जो सम है उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे आर वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ, कहां से स्टार्ट करके कहां तक तुम ड्रॉ करोगे, किस डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो हम ये बात पहले आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मतलब हम पहले आर को पहचानना चाहते हैं, अगर आर को पहचानने में हम सफल रहे तो फिर हम आर की लेंथ और उसकी डायरेक्शन इन बारे में बात कर पाएंगे, तो पहले ढूंढे तो सही कि आर वेक्टर होती कौन सी है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज कर लेता हूं, मतलब कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक ऐसी क्वांटिटी पकड़ता हूं जो मैं बहुत ही कन्वीनियंटली समझ सकता हूं, क्योंकि वो मेरे एवरीडे लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, जो मैं रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी फिजिक्स मुझे दिखाई देती है, उस फिजिक्स में मुझे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करना चाहता हूं, ठीक है बच्चों। तो हम डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हैं, ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो एक पर्सन अपने होम से निकला और होम से निकल के वो पर्सन जो है मान लेते हैं कि जस्ट अ मिनट गाइस, हम्म, ठीक है, इस तरीके से मूव किया, जैसे 5 किलोमीटर इधर गया और 5 किलोमीटर इधर गया, और अब हमसे अगर पूछा जाए कि इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ड्रॉ किया हुआ एक एरो होता है, ठीक है। मतलब कि अगर मुझसे कहा जाए, मतलब कि जैसे मैं इसको कहूंगा डिस्प्लेसमेंट वन ऑफ द मैन, इसको कहूंगा डिस्प्लेसमेंट टू ऑफ द मैन, और अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन को जानने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए हम एस पर मतलब लिखने का तरीका तो ये रहेगा कि एस पर को ऐड कर दो, एंड वी नो कि वो डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कैसे होगा, वो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर इस तरफ ड्रॉ किया हुआ एक एरो, सो दिस इज द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस आइडिया के बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना होता है, मतलब अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करने दिया जाए, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की पहचान क्या होगी, उसे ढूंढेंगे कैसे हम। तो जिन दो वेक्टर्स को हमको ऐड करना है, उन दो वेक्टर्स को पहले ऐसे अरेंज करो कि एक के हेड पर दूसरे का टेल हो, ठीक है, नोटिस करो, और नोटिस करो कि ये अरेंजमेंट एंगल मापते समय या एंगल को आइडेंटिफाई करते समय हम जो ड्राइंग बनाते हैं उससे डिफरेंट है, ठीक है। एंगल आइडेंटिफाई करते समय हम दोनों वेक्टर्स को या तो को इनिशियल बनाते हैं या फिर को टर्मिनस बनाते हैं, लेकिन ऐड करते वक्त मैं ये कह रहा हूं कि आप ना उनको को इनिशियल बनाइए ना उनको को टर्मिनस बनाइए, आप किसी एक के हेड पर दूसरे का टेल रख दीजिए, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हेड और टेल जो है, ये जैसे जो सॉकेट्स होते हैं उसका मेल और फीमेल एंड है, ठीक है, यानी कि एक हेड पर एक टेल आ सकता है, सपोज करो, ठीक है। तो इस हेड को हमने इस टेल के साथ ऑक्यूपाई कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद आपको एक फ्री टेल दिखाई देगी, एक फ्री हेड दिखाई देगा, तो फ्री टेल को फ्री हेड से ज्वाइन कर दो, और ऐसा करने पे जो एरो आएगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। मैं ये बात करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे ये वेक्टर थे, सपोज ए और बी, हमसे कहा गया कि इनको ऐड करो, तो हम सबसे पहले इनको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि एक के हेड पे दूसरे का टेल हो। कैसे करेंगे हम यूज करेंगे इनवेरियंस की प्रॉपर्टी, आई होप आपको याद हो, इनवेरियंस के बारे में मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था। तो हम इनवेरियंस की प्रॉपर्टी को यूज करके वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर्स की ओरिएंटेशन बस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं शिफ्ट करके या तो ए को इस तरह रख दूं कि उसका हेड बी के टेल पे चला जाए, या बी को ऐसे रख दूं कि उसका हेड ए के टेल पे चला जाए, ठीक है। यानी कि हम चाहे तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं, देखो मैंने बी को इस तरह से शिफ्ट कर दिया है कि बी का टेल ए के हेड पे आ गया, एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये था कि जैसे ए और बी यहाँ पे थे इस तरह से, तो ए को शिफ्ट करके हम यहाँ ले गए, ठीक है, और अब देखो बी, तो दोनों में से कोई सा भी फिगर बना लो, जैसे ये दो दोनों केसेस है, यहाँ पे टेल ऑफ बी हैज बीन अरेंज्ड ऑन द हेड ऑफ ए, नोटिस करो, ठीक है, टेल ऑफ बी इज ऑन हेड ऑफ ए, और यहाँ पे टेल ऑफ ए इज ऑन द हेड ऑफ बी। तो ऐसा करने के बाद आपको जो फ्री
टेल और फ्री हेड दिख रहे हैं उनको ज्वाइन कर दो, यानी कि इस फिगर में अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये आर वेक्टर बन जाएगा, और इस फिगर में अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो नोटिस करो कि दोनों केसेस में आर वेक्टर देखो एकदम पैरेलल, मतलब कि ये दोनों वेक्टर आइडेंटिकल आ रहे हैं ना, ये दोनों लाल वेक्टर जो मैंने ड्रॉ करे रेड वेक्टर आइडेंटिकल है, क्योंकि ये दोनों ही सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, इनकी लंबाई भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस यही है कि ज्वाइन द फ्री टेल विद द फ्री हेड बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, द फ्री टेल विल बिकम द टेल ऑफ आर वेक्टर एंड द फ्री हेड विल बिकम द हेड ऑफ आर वेक्टर फ्री हेयर। तो देखो ये दो स्टेप है, ठीक है, हमको दो वेक्टर दिए गए ऐड करने के लिए, हमें क्या करना है, उनको ऐसे अरेंज करना है कि एक के हेड पे दूसरे का टेल आए। किसके हेड पे किसका टेल आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक के हेड पे दूसरे का टेल आ जाए। ऐसा करने के बाद एक फ्री टेल होगी एक फ्री हेड होगा, फ्री टेल को फ्री हेड से ज्वाइन कर दो, तो ये जो तुमने एरो बनाया है ये आर वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, फ्री टेल पर आर वेक्टर का भी टेल होगा और फ्री हेड पर आर वेक्टर का हेड होगा। तो हम कुछ इस तरह के डायग्राम की बात कर रहे हैं, देख रहे हो ये आर वेक्टर बन गया, तो ये देखो ये फ्री टेल थी यहाँ पर, तो आर का टेल इस पे आ गया, और ये फ्री हेड था तो आर का हेड उस पे आ गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम आर वेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करने को दिया जाए तो पहले तो हमें ये ढूंढना है कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा कौन सा। पहले हम ये ढूंढ लेंगे तभी तो हम उसकी लेंथ की बात करेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन पहले ढूंढना। तो अभी हमने जो सीखा है इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स करता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो ये एक रेगुलर हेक्सागन है। अब रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? रेगुलर हेक्सागन इज अ सिक्स साइडेड फिगर इन विच ऑल द सिक्स साइड्स आर इक्वल, और इसकी एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये जो सिक्स साइड्स है, ठीक है, ऑफ कोर्स इनकी सबकी लेंथ तो इक्वल है, अगर इनको मैं सेंटर से जोड़ता जाऊं देन वी गेट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये सारे के सारे जो ट्राइंगल तुमको दिख रहे हैं, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, सो वी गेट सिक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम मान लेते हैं कि इस रेगुलर हेक्सागन के जो सिक्स वर्टाइसेस है, ठीक है, इनके हमने नाम रख दिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और ए बी वेक्टर, ठीक है, देखो ए बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वेक्टर जिसका हेड बी पर है, देखो बी के ऊपर हेड है और ए के ऊपर टेल है, तो ए बी वेक्टर वुड बी दिस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी वेक्टर को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी को बोल्ड में लिखा हुआ है विच इंडिकेट्स की एक्चुअली पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब बहुत बार बुक्स के अंदर वेक्टर्स को एरो लगाने की जगह उसके ऊपर बोल्ड लेटर्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी को पी वेक्टर मान लेते हैं, मतलब दिस इज एक्चुअली पी वेक्टर। एंड क्यू वेक्टर कौन सी है? क्यू वेक्टर है जो बी से सी तक जा रही है, सो बी सी वेक्टर इज एक्चुअली क्यू वेक्टर। हमें क्या करना है अब? हमें एडी वेक्टर और सीई वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स को हमें पी और क्यू की टर्म्स में लिखना है, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो एडी वेक्टर होगा कौन सा? एडी वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर, नोटिस करो ए से डी तक। ठीक है, तो एडी वेक्टर जो है, ठीक है, एडी वेक्टर ये वाला वेक्टर है, और नोटिस करो कि ये वेक्टर क्यू है, इस क्यू की जो लेंथ है इस ए ओ वेक्टर की, ये जैसे अगर मैं सेंटर को ओ का नाम दे देता हूं, ठीक है, तो ए ओ वेक्टर की उतनी ही लेंथ होगी, डायरेक्शन भी वही है, और ओडी वेक्टर की भी सेम लेंथ, मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसकी लेंथ इसके बराबर है, डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एडी वेक्टर जो है, एडी वेक्टर ये है टू टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर। नोटिस करो टू टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर का मतलब एक वेक्टर जो कि क्यू के पैरेलल है और जिसकी लेंथ क्यू का डबल है, तो एडी वेक्टर को हम टू क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, इसी तरीके से अब बात कर रहे हैं हम सीई वेक्टर की, तो सीई वेक्टर कैसे लिखेंगे? सीई वेक्टर ये वाला हो जाएगा, देखो इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, दिस वुड बी सीई वेक्टर। ठीक है, तो मुझे ये वेक्टर लिखना है, इस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। तो सीई वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस एरो के बारे में सोचना। देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि सी से मान लो मैं एफ तक आ गया और फिर एफ से मैं इधर चला गया, तो इन दोनों ब्लू एरोस का सम देखो ये वाला वेक्टर हो जाएगा जो सीई वेक्टर में चाहिए। नोटिस करो अभी हमने जो पढ़ा है उसी की बेसिस पर, ठीक है, ये दोनों ब्लू एरोस इस तरीके से अरेंज्ड है कि एक के हेड पे एक का टेल है, दूसरे का टेल है, और फ्री टेल को फ्री हेड से रखा है, तो इन दोनों ब्लू एरोस का सम जो होगा वो सीई वेक्टर होगा। तो मुझे इन दोनों ब्लू एरोस को ऐड करना है। अब ये जो ब्लू एरो है, नोटिस करो कि ये पी वेक्टर के ठीक उल्टी डायरेक्शन में है और इसकी लेंथ पी वेक्टर की डबल है, यानी कि ये जो ब्लू वेक्टर है, यानी कि सी एफ वेक्टर, यहां पे लिख देता हूं मैं, जो सी एफ वेक्टर, नोटिस करो सी से एफ की तरफ ड्रॉ किया हुआ वेक्टर, सी एफ वेक्टर जो है ये माइनस टू पी वेक्टर है। चेक करो, माइनस इसलिए क्योंकि पी की उल्टी डायरेक्शन में, टू इसलिए क्योंकि इसकी लेंथ पी की डबल है। ठीक है, और ये वेक्टर जो है नोटिस करो ये कौन सा? एफ ई वेक्टर। एफ ई वेक्टर इज सेम एज बीसी वेक्टर, तो ये जो वेक्टर है ये, तो अगर मैं सी एफ वेक्टर में, मतलब सी एफ में इसको ऐड कर दूंगा तो सीई आ जाएगा, तो सीई होगा माइनस टू पी वेक्टर, माइनस टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, देखो ये सब चीजें अगर समझ में आ रही है, हम यहाँ पर एक्चुअल में लेंथ वगैरह कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इन दो गिवन वेक्टर की टर्म्स में हम बाकी वेक्टर्स कैसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट टू आप खुद ट्राई करें। ठीक है, जैसे
नेक्स्ट नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए सी वेक्टर निकालो, ए सी वेक्टर। तो ए से सी तक का वेक्टर निकालने का जो मुझे सबसे सिंपल जरिया नजर आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है कि आप ये वेक्टर, ये ग्रीन वेक्टर और ये ग्रीन वेक्टर को ऐड कर दो तो काम हो जाएगा। जैसे एक वेक्टर ऐसे, और नोटिस करो कि ये तो गिवन ही है, ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये इन दोनों का सम है। एरोस की डायरेक्शन को देखा करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, एसी वेक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पी प्लस क्यू। क्लियर है यहां तक? अब आती है बात बीई वेक्टर की। तो बीई वेक्टर कौन सी है? बीई वेक्टर ये वाली है। ठीक है, तो बीई वेक्टर को निकालने का क्या तरीका हो सकता है, इसके ऊपर जरा हम विचार करते हैं। तो देखो, बीई वेक्टर निकालने के लिए मेरे को ऐसा दिख रहा है, बताना आपको भी दिख रहा है क्या? ठीक है, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बीई वेक्टर निकालने के लिए बी से सी तक चले जाते हैं पहले, नोटिस करो इधर। ठीक है, बी से सी तक चले जाते हैं और सी से ई तक आ जाते हैं। इन दोनों पर्पल एरोज का जो समेशन है वो ग्रीन एरो होगा। तो नोटिस करो कि पर्पल एरोज इस तरह से बने हुए हैं कि एक के हेड पे दूसरे का टेल है। तो बीसी वेक्टर तो क्यू वेक्टर है ही। और सीई वेक्टर, क्या हमने सी वेक्टर लिखा था? ये रहा सीई वेक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो उसको सब्सटीट्यूट कर दो। तो क्यू प्लस माइनस टू पी प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा टू क्यू वेक्टर माइनस टू पी वेक्टर, क्यू और क्यू मिलकर टू क्यू बन जाएंगे। तो ये है टू क्यू वेक्टर माइनस टू पी वेक्टर। तो ये समझ आ रहा है बच्चों कि किस तरीके से, जैसे मुझे बीई लेंथ निकालनी है तो मैं ऐसे ही दो एरोस ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे कि मैं, मतलब जैसे ये कि एक का हेड दूसरे के टेल पे आए, और मुझे ये भी लिखना आता और मुझे ये भी लिखना आता हो। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो देखो ये बातें समझ में आ रही है क्या? ये अभी हमने ये जो हमने सीखा था रिजल्टेंट को डिस्कवर करना, उसको हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये जो भी चीज है इसको हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ, इसको हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो वेक्टर्स को ऐड करते समय हम जो तीसरी साइड ड्रॉ कर रहे होते हैं उसको ड्रॉ करने से एक ट्राइंगल बन जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने अभी आर वेक्टर को ढूंढना सीख लिया है। अब आर वेक्टर की लेंथ कैसे निकालें? तो लेंथ निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको फिलहाल तो नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है, ग्राफ पेपर यूज करते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर ड्राइंग बनाते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम का मतलब क्या हुआ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टाइम लगता है। हम इस मेथड को एग्जाम में यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक दो वेक्टर्स को ऐड करने में ही हम करीब 7 से 8 मिनट या मे बी 10 मिनट्स खर्च कर देंगे, जितना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं, एनालिटिकल। तो इसके लिए मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा बच्चों, मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कोसाइन रूल सिखाया था क्या? कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल में फिर से याद दिलाता हूं कि सपोज एक ट्राइंगल है जिसमें ये लेंथ मान लो ए है, ये लेंथ मान लो बी है, ये लेंथ मान लो सी है अगर। ठीक है, तो और ये एंगल अगर थीटा है तो हम कॉस थीटा को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ठीक है, तो मतलब कि इस एंगल का अगर कॉस लिखना है तो ये जिन जिन दो साइड से मिलके बना है उन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड कर दो, इसके सामने वाली साइड के स्क्वायर को माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। ठीक है, तो ये कोसाइन लॉ इसको यूज कर लेंगे। मतलब कि हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। सपोज एक वेक्टर था 20 का डिस्प्लेसमेंट या 20 न्यूटन का एक फोर्स मान लो। ठीक है, एक दूसरा फोर्स मान लेते हैं 30 न्यूटन का, मान लो इस तरह से था। हमसे कहा गया अच्छा इन दोनों के बीच में, मतलब हमको ये बता रखा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल सपोज हमको 60 दे रखा है। नोटिस करो कि वेक्टर्स के बीच का एंगल ये 120 कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा वेक्टर्स के बीच का, क्योंकि जब हम वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करते हैं तो हम उन वेक्टर्स को को इनिशियल या को टर्मिनस बनाते हैं। यहाँ पे नोटिस करो कि ये 20 और ये 30 को इनिशियल नहीं है। को इनिशियल कैसे बनेंगे? तो सपोज ये 30 न्यूटन का था, तो इस 20 न्यूटन वाले को आगे शिफ्ट कर दो, इसको यहां से शिफ्ट करके यहां ले आओ, इसको हटा देते हैं। तो अब जो छोटा एंगल है वो 60 डिग्री का होगा। भाई अगर ये 120 की बना तो ये 60 होगा। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज दिस 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये पता लग गया कि ये जो लाल वेक्टर है ये दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें, रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। हमने जो कोसाइन लॉ सीखा था उसको मैं यूज करके देख लेता हूँ। ठीक है, कैसे यूज करेंगे भाई? देखो मैं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा इसको देखकर, मतलब इस फिगर को देख के मैं लिख सकता हूँ कि कॉस ऑफ 120 डिग्री जो है, ठीक है, इस एंगल का कॉस, कॉस ऑफ 120 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नोटिस करो R indicates the length of this arrow और the third side। ठीक है, इंटू 2 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, और अगर इसी को मैं रीअरेंज कर दूं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखो, आर स्क्वायर बन जाएगा। आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर बन जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू 20 इंटू 30 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस कर देता हूं मैं,
2 × 20 प्लस कैसे कर दिया, प्लस इसलिए कर दिया बच्चों क्योंकि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज सेम एज माइनस कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया, इस माइनस कॉस 20 को माइन जैसे अगर थीटा को सपोज मैं 120 डिग्री ले लूं, तो देखो माइनस कॉस 120 जो है वो देखा जाए तो कॉस ऑफ 180 माइनस 120 यानी कि कॉस 60 के बराबर आएगा। तो मैं यहाँ पे कॉस 60 लिख दूंगा, नोटिस करो। ठीक है, मैंने इस माइनस को हटाया लेकिन मैंने इस cos 120 को भी cos 60 कर दिया क्योंकि माइनस cos 120 प्लस cos 60 के बराबर होता है। इससे मुझे पता क्या चल रहा है, मतलब इससे मुझे दिखाई दे रहा है कि सपोज अगर मैं इस लेंथ को a से रिप्रेजेंट कर रहा होता, मैं इस लेंथ को b से रिप्रेजेंट कर रहा होता और मैं कहता कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल है, तो r का जो फॉर्मूला बनता वो बनता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इन अदर वर्ड्स मतलब बस इसका इसको इसको 2 को हटा के यहाँ पे रूट लगा देते हैं। तो हमने देखा जाए तो एक फॉर्मूला बना लिया है रिजल्टेंट की लेंथ पता करने का। ठीक है, ये कैसे बनाया हमने, हमने कोसाइन लॉ में जो हमने चीजें पढ़ी थी उसको यूज किया। कोसाइन लॉ अगर याद नहीं है बच्चों तो अपनी नोट्स को भी खोल के देखो, तुमने कोसाइन लॉ के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि मैंने ये बेसिक मैथ्स के एक सेशन में कवर किया था। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। इसमें ए और बी जो है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पर मैं पहले एक एग्जांपल कराता हूँ फिर हम इसके ऊपर लौट के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि टू वेक्टर्स, तो ये एक एग्जांपल है, मान लो टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 और 3 हैव रिजल्टेंट ऑफ फाइंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो हमको ए गिवन है, बी गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है, एंगल निकालने को बोला गया है। तो हम लिखेंगे √7 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3 2ab into cos theta। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी आर गोइंग टू राइट 7 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 प्लस 12 इंटू कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 13 माइनस 6, तो माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12 कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ, यानी कि जो थीटा आएगा, ठीक है, या यूं कह सकते हो कि माइनस कॉस थीटा जो है वो हाफ है। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, हाफ को हम कॉस ऑफ 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस कॉस थीटा को हम कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा जो कि कॉस 60 आ रहा है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि 180 माइनस थीटा जो है ये 60 डिग्री है, यानी कि थीटा 120 डिग्री। जिनको डायरेक्टली याद था कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर माइनस हाफ होती है तो थीटा 120 होता है, वो डायरेक्टली भी कर सकते थे। अगर डायरेक्टली याद नहीं था तो थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि थीटा जो है वो 120 डिग्री है। आ रहा है बच्चों समझ में? और इसी बात को अगर मैं डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करूं तो सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है कि ये एक 2 यूनिट का वेक्टर है और फिर यहां से अराउंड 120 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, 120 डिग्री का जो एंगल है, ठीक है, यानी कि ये एंगल 120 डिग्री है और यहाँ पे 3 यूनिट का एक वेक्टर है। ठीक है, और तो ये जो है ये आर वेक्टर है जिसकी लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन थी और हमको ये एंगल ढूंढने को कह दिया गया था। सिचुएशन आ रही है समझ में बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले से हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी देखने को मिलते हैं, वो कंक्लूजन देखते हैं क्या है। नोटिस करो कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो cos थीटा 1 के ऊपर तो नहीं हो सकता ना, cos थीटा sin थीटा ये -1 और 1 के बीच में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ये +1 हो सकता है, और अगर ये +1 हो गया, ठीक है, सपोज अगर cos थीटा की वैल्यू +1 हो गया तो r की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि ये नंबर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, विच इज बेसिकली a प्लस बी का स्क्वायर का रूट, यानी कि a प्लस बी। मतलब कि दो वेक्टर, सपोज मैंने तुमसे कहा कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन तुम उनको किसी तरह से भी ओरिएंट कर लो, मतलब तुम उनको कैसे भी अरेंज कर लो। ठीक है, यानी कि एंगल तुम चेंज कर सकते हो। मैंने मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिए लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुम उनका एंगल जितना चेंज करना चाहो कर लो, लेकिन उन्हें ऐसे एंगल पे रख दो, उन्हें इस तरह से अरेंज कर दो कि उन दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाए। तो तुम क्या करोगे, तुम उन वेक्टर्स को एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पे रख दोगे। ठीक है, उससे जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू आएगी a प्लस बी एंड दिस इज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड दैट यू कैन गेट। इससे बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं आ सकता। ठीक है, सिमिलरली जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो तब आएगी जब cos थीटा लीस्ट हो जाए। cos थीटा की जो लीस्ट वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो cos थीटा अगर -1 हो गया तो r की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी जो कि a माइनस बी का मॉड होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है, जब a वेक्टर और b वेक्टर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस केस में थीटा जो है 180 हो जाता है एंड आर वेक्टर एक्वायर्स द लीस्ट वैल्यू। मतलब हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ए फिक्स है, बी फिक्स है, केवल थीटा को चेंज करने की परमिशन है। तो थीटा को 180 डिग्री करने से रिजल्टेंट मिनिमम हो जाता है विच इज ए माइनस बी, और 0 करने से रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाता है विच इज ए प्लस बी। समझ में?
क्लियर है? तो टू वेक्टर्स ऑफ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड गिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट when the direction is same, that is when the angle between them is zero and this maximum magnitude is equal to the sum of the magnitudes. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही बात बताई है कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो a प्लस भी हो सकती है और इसके लिए थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि टू वेक्टर्स ऑफ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड गिव मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट व्हेन द डायरेक्शन इज एक्जेक्टली ऑपोजिट। तो ये वही बात है जो मैं बता रहा हूँ कि a वेक्टर और b वेक्टर अगर ऑपोजिट होते हैं तो r वेक्टर की वैल्यू मिनिमम होती है और ये जो मिनिमम वैल्यू होती है ये a माइनस बी का मॉड, मॉड इसलिए क्योंकि हम बड़े से छोटे को माइनस कर दो बस, और ये थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पर आती है। ठीक है, और तीसरी बात जो है वो ये कि रिजल्टेंट जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। वैसे तो ये फर्स्ट दोनों पॉइंट्स का कंक्लूजन भी यही है, अगर मैक्सिमम a प्लस बी है और मिनिमम a माइनस बी का मॉड है तो ऑब्वियसली बाकी जो वैल्यूज होंगी वो उनके बीच में ही आएंगी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैन नॉट बी मोर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स एंड इट कैन नॉट बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। तो ये सेम ही बात हो गई जो मैंने प्रीवियस दो पॉइंट्स में बताई है, लेकिन ये सारी बातें आपको याद रखनी है बच्चों, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं चीजें थोड़ा थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये सेशन देखेंगे यूट्यूब पे जहाँ पे स्पीड को कंट्रोल करना आपके हाथ में होता है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बार बार पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रहे। ठीक है, एंड बाकी स्पीड तो आपके कंट्रोल में होती है ही। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमने जैसे ये तो देख लिया कि रिजल्टेंट की लेंथ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये लेंथ निकालना सीख लिया, बट व्हाट अबाउट दिस एंगल, मतलब कि रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रखा होगा, लेट्स कॉल इट दैट एज अल्फा। नोटिस करो कि रिजल्टेंट और ए यहाँ पे को इनिशियल है, तो यही एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर कहलाएगा। इसी तरीके से रिजल्टेंट और बी वेक्टर को टर्मिनस है, तो ये एंगल एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर कहलाएगा। तो ये अल्फा बीटा हम पता लगा सकते हैं क्या, मतलब कि रिजल्टेंट ने ए से जो एंगल बनाया या रिजल्टेंट ने बी से जो एंगल बनाया, क्या हम इनको पता लगा सकते हैं? तो आंसर इज यस, हमें ऑफ कोर्स ये इनफैक्ट पता लगा सकते हैं वाली बात नहीं है, हमें पता लगाना है, क्योंकि अगर हम ये पता नहीं लगाएंगे तो हम ये कैसे कहेंगे कि रिजल्टेंट के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। रिमेंबर, रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमें सारी इंफॉर्मेशन पता है, तभी कह सकते हैं जब हमें मैग्नीट्यूड भी बताओ और हमें डायरेक्शन भी बताओ। तो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना तो सीख लिया, लेकिन डायरेक्शन ढूंढना तो भी बाकी है। व्हेन आई से डायरेक्शन ढूंढना बाकी है, व्हाट इट एग्जैक्टली मींस, इट मींस कि हमें उस आर वेक्टर का किसी गिवन वेक्टर, जैसे ए वेक्टर क्वेश्चन देने वाले ने हमको दिया था, तो किसी गिवन वेक्टर के साथ हमें एंगल पता लग जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि हमें आर वेक्टर की डायरेक्शन भी पता है। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि अल्फा निकालने के लिए क्या करें। ठीक है, हम ये अल्फा निकालने के लिए क्या करें, तो बच्चों देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अल्फा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखते हैं ध्यान से। ठीक है, देखो क्या ये हाइट, ठीक है, इस हाइट को अगर मैं एच कह दूं, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये थीटा एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो नोटिस करो कि साइन थीटा को, ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, नोटिस करो कि साइन थीटा को हम एच बाय बी लिखेंगे, यानी कि एच को हम बी साइन थीटा लिख देंगे क्या। ठीक है, ये नोटिस करो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल की, ये यहां से लेके और फिर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर देखो साइन थीटा को हम ऐसे लिखेंगे। एंड सिमिलरली नोटिस करो कि अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो उसको लिखेंगे, जैसे ये लेंथ मान लो जेड है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे बेस बेस जेड हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो जेड लेंथ है वो बी कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने जो चीज यहाँ पे लिखी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये वाला जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को देखकर ये चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये लिख ली है और ये आपको समझ में भी आ गई है, तो अब आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो। कौन से ट्राइंगल पे, ये वाला ट्राइंगल जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये और ये, ठीक है, और ये, इस ट्राइंगल में भी ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल अल्फा है। तो नोटिस करो अगर मैं tan अल्फा लिखने की बात करूंगा तो आप श्योरली कहेंगे एच, ये हाइट डिवाइडेड बाय ये पूरी लेंथ, और ये पूरी लेंथ होगा a प्लस जेड, यही करेंगे आप। तो ठीक है, कर लो इसको, एच को लिख दो बी साइन थीटा, ठीक है, और a प्लस जेड को लिख दो बी कॉस थीटा। देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा tan अल्फा। तो हम कह रहे हैं कि हम अल्फा ढूंढ रहे थे, तो अल्फा ढूंढने का यही मतलब हुआ कि हम कोई सा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता लगा लें, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, tan अल्फा, या सेक अल्फा, कोसेक अल्फा, कॉट अल्फा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता लगने का ये मतलब होता है कि हमें एंगल पता लग गया। मतलब जैसे सपोज अगर मेरे को tan अल्फा की वैल्यू पता लगी, सपोज इट इज 4/5 या एनीथिंग, the moment you can claim that I know the value of any one trigonometric ratio of an angle, तो it is deemed कि आपको एंगल पता चल चुका है, क्योंकि उसके आगे केवल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स चेक करना बाकी रह गया। ठीक है, तो
तो देखो अगर मुझे tan अल्फा पता लग गया तो मेरा काम हो गया। ठीक है, तो जब हम ए वेक्टर से एंगल पता करते हैं तो बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा आता है। जब तुम बी वेक्टर से एंगल यानी कि बीटा पता करोगे तो बस ए और बी को इंटरचेंज कर दो। नोटिस करो इस फॉर्मूले के अंदर ए और बी इंटरचेंज हो गए हैं बस। तो इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हो कि तुम जिस वेक्टर और आर वेक्टर, ठीक है, जिस वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल पता कर रहे हो वो वाली वेक्टर यहाँ पे आती है और दूसरी वेक्टर यहाँ पे आती है। समझ आ रहा है? मतलब समथिंग इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय समथिंग प्लस समथिंग इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर तुम कहोगे कि मैं ए वेक्टर से एंगल पता करना चाहता हूं तो ए यहां पे आ जाएगा और बी इन दोनों जगह पे आ जाएगा। और तुम कहते कि नहीं मैं तो बी वेक्टर से एंगल पता करना चाहता था, ठीक है, अगर तुम कहते कि नहीं मुझे जो एंगल चाहिए रिजल्टेंट का वो बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है वो पता करना है, अगर करना है ऐसा, ठीक है, तो फिर ए यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से याद रखो। ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय समथिंग प्लस समथिंग कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं दोबारा से एक बार करके दिखाता हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ये वही क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो बात समझा रहा था मैं उसको पूरी करता हूँ। तो ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है, ये आर वेक्टर आ गया। तुम्हें अगर ए से एंगल चाहिए तो तुम tan अल्फा को लिखोगे लाइक, या जो जनरल फॉर्मूला है वो है tan ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू sin थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय समथिंग प्लस समथिंग इनटू cos थीटा। अब ये समथिंग समथिंग क्या है? ठीक है, तुम्हें अगर ए वेक्टर से एंगल चाहिए तो यहाँ पे अल्फा लिख दो, ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ और बी यहाँ आ जाएगा। अगर तुम्हें बी वेक्टर से एंगल चाहिए होता तो यहाँ पे बीटा आ जाता, फिर यहाँ पे बी आ जाता, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए आ जाता। बस ये चीज इतनी सी बात बता रहा हूं मैं। तो इस तरह से याद रखोगे तो तुम डायरेक्टली एंगल को कैलकुलेट कर पाओगे। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, इस पूरे चीज को बिठा देते हैं। हाँ, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 and 3 हैव रिजल्टेड। तो अभी हमने कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया था कि ये 2 था और मान लो ये 3 था, ठीक है, और रिजल्टेंट जो आया था, ठीक है, रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आ गया था, ठीक है, ये आर वेक्टर आ गया था और हमने ये एंगल डिस्कवर भी कर लिया था। ये एंगल कितना डिस्कवर कर लिया था हमने? 120 डिग्री कर लिया था, राइट। अब सपोज क्वेश्चन कहता है कि भैया अल्फा निकालो, आर वेक्टर और 2 के बीच में कितना एंगल है वो निकालो। देखो मैं कैसे करूंगा। तो tan अल्फा की वैल्यू को मैं लिखूंगा बी, सॉरी बी साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय ए इज 2 प्लस 3 cos 120 डिग्री। तो ये कितना हुआ? ये बन जाएगा 3 साइन 120 जो होता है ये साइन 60 के बराबर होता है यानी कि √3/2, और ये हो जाएगा 2 + 3 cos 120 माइनस हाफ होता है। तो ये बन जाएगा 3√3/2 और डिनोमिनेटर में कितना है? 2 - 3/2, तो 4 - 3/2। ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 1/2 तो ये 3√3 हो गया। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू 3√3 आ गई। तो हमें बस अगर tan अल्फा की वैल्यू पता लग गई तो हमारा काम हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में बच्चों? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करना है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको याद करनी पड़ेगी। याद करे बिना काम नहीं चलेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया मैं बताता हूँ। हमने दो वेक्टर्स को ऐड करने पर आर वेक्टर को पहचानना सीख लिया है, आर वेक्टर की लेंथ निकालना सीख लिया है, आर वेक्टर का किसी भी एक गिवन वेक्टर से एंगल अगर हमें चाहिए हो तो वो कैलकुलेट करना भी सीख लिया है। ठीक है, व्हाट अबाउट डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर? व्हाट इफ अगर मुझसे कहा गया कि ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है और मुझसे कहा गया कि ए माइनस बी निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे हम? ठीक है, अगर हमसे कहा गया कि ए माइनस बी, तो बच्चों अगर तुम्हें एडिशन आ गया है तो ये कुछ भी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं ए माइनस बी को ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि ए के अंदर माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दो। एक ही बात है। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन ये, अच्छा माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा? तो माइनस बी वेक्टर बी के ठीक उल्टी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दिस इज माइनस बी वेक्टर। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई इसको गोली मारो, इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि जो डायग्राम बनाओगे जैसे यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, तो ये वही बात है जो मैं बता रहा था। ठीक है, तो अगर मैं ए और माइनस बी को लेकर डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, तो ए वेक्टर ये रहा, ये इस ए वेक्टर को मान लेते मैंने कॉपी बना दी, माइनस बी वेक्टर मान लो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बी वेक्टर यहाँ पे डॉटेड बना देता हूँ, देखो बी ऐसे था। ठीक है, लेकिन बी पर ध्यान ही मत दो, अब तो माइनस बी पर ध्यान दो। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को हमने ऐसे अरेंज करा कि ए का हेड माइनस बी वेक्टर की टेल पे चला गया है। तो अब मैं फ्री टेल को फ्री हेड से ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये ए और माइनस बी का सम
यानी कि ये a माइनस बी वेक्टर, जिसको हमने d नाम दे रखा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो देखा जाए तो मैंने इन दोनों वेक्टर को ऐड किया। अच्छा, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? तो ए वेक्टर और माइनस बी के बीच का एंगल अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो मैं जहां तो मुझे ये कोई निशल नजर नहीं आ रहे, तो इनको कोई निशल बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं ए को आगे खिसका देता हूं। ठीक है, ताकि मैं एंगल को पहचान सकूं। तो सपोज ए को आगे खिसकाने की जगह तुम एक ही कॉपी बना दो, एक रेप्लिका बना दो। ठीक है, तो ये मैंने एक ही कॉपी क्रिएट कर दिया। तो दिस वाज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर और माइनस बी, ये दोनों कोई निशल नजर आ रहे हैं मुझे इस फिगर में। ये एंगल कितना हो गया? ये 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये चीज तुम ऐसा थंब रूल याद रख सकते हो कि अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा है, और मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? तो मैं लिखूंगा ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आता है, तो मैग्नीट्यूड बी और माइनस बी का सेम है। कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल तो वो है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मतलब ये सारी राम कहानी करने के बाद तुम ये सिंपली ये याद रख लो कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो यहाँ पे प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाता है, उनका डिफरेंस लेना होता है तो यह माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाता है। मतलब ये समरी है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है। एक्सप्लेनेशन अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्पीड कम करके बार बार देखो। मैंने वो सारी बातें बोली हैं जो कि अगर तुम एक एक करके हर एक स्टेटमेंट पे फोकस करोगे और अपनी कॉपी में मतलब उसको समझ के तुम किसी को समझाने की कोशिश करोगे, समझाने के लिए जो बोलना है अगर तुम वो अपने आप से बोलोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। मतलब समझने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड करा है। ठीक है, बस तुम्हें इसको प्रॉपरली कंज्यूम करना है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं समझ में तो नहीं आ रहा है, तो याद कर लो, यूज करते करते समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ इज कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और हमने कहा कि आर वेक्टर एक नई वेक्टर डिफाइन करी जो कि इन दोनों का सम है, और एक दूसरी वेक्टर डिफाइन करी जो इन दोनों का डिफरेंस है, तो आर का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डी का मैग्नीट्यूड इससे आ जाएगा। तो ठीक है, और आर का और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो होगा tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। मतलब ये फॉर्मूला अगर हम देख चुके हैं। और नीचे वाले में क्या करोगे? थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा डाल दो। तो 180 माइनस थीटा डालने पर अगेन बस ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बात है, तुम किसी भी एक वेक्टर से याद रख लो, दैट इज गुड इनफ। तो ये आपकी समरी है, ये आपको याद रखनी है। मतलब अभी तक आज के सेशन में मैंने जो भी पढ़ाया है वो सबकी समरी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस। ये सेशन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन अगर आप चीजों को थोड़ा सा एफर्ट मार के समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चीजें होंगी नहीं, डेफिनेटली होंगी। ठीक है, अब जो हमने अभी एडिशन पढ़ा है इसको हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि आर वेक्टर ड्रॉ करने के बाद ट्राइंगल बन जाता है। इसी के कंक्लूजन या इसी से डिराइव होते हैं दो और नियम जिनको हम पैरेललोग्राम लॉ या पॉलीगॉन लॉ कहते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है मैं बताता हूँ। सपोज हमको दो वेक्टर दिया गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक सजेशन और दूंगा। अगर ऐसा लग रहा है कि अभी तक काफी कुछ हमने पढ़ लिया है और चीजें थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रही हैं, तो आप ये सेशन को यहीं पे देखना बंद कर दो और आप इस सेशन को दोबारा देख लेना। ठीक है, मैं एक सेशन में काफी चीजें पढ़ा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक ही सेशन में सब कुछ कंज्यूम करना है। आप उतना कंज्यूम कर लो जितना एक बार में आप डाइजेस्ट कर सकते हो, और फिर दोबारा आके रेज्यूम कर लेना वीडियो को। ठीक है, ये वीडियो तो यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, तो आप इसको मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं जो सीरीज बना रहा हूँ इसमें कई सेशन मेरे 20 मिनट के भी हैं, कई सेशन 30 मिनट्स के भी हैं, कई 1 आवर को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस माइंडसेट के साथ पढ़ा रहा हूँ कि मुझे आज ये चीजें कवर करनी है। कभी कभी वो चीजें जल्दी कवर हो जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको इस तरह से कंज्यूम करो, आप अपने पेस पे कंज्यूम कर लो। अगर कोई सेशन लंबा हो गया है तो आप उसको वहां पे कंज्यूम करो जहां तक चीजें समझ में आ रही है। तो दिस वुड बी अ गुड पॉइंट टू स्टॉप टुडे। ठीक है, एक बार ये चीजें समझ के डाइजेस्ट कर लो, नोट्स वोट्स दोबारा पढ़ लो, एंड देन यू कैन कम बैक एंड कंटिन्यू द वीडियो फ्रॉम हियर। ठीक है, मैं अभी अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करता हूँ। तो सपोज देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमने क्या किया, इनके रेप्लिकास बना लिए। ठीक है, यानी कि सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन में एरो बना लिया। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये सेम लेंथ का है सेम डायरेक्शन में, तो दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ए। सिमिलरली दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज बी। नाउ इमेजिन कि अगर इन चारों वेक्टर्स को हम अरेंज कर दें, ठीक है, इन चारों वेक्टर्स को हम इस तरह से अरेंज कर दें, तो क्या हमें एक फोर साइडेड फिगर मिलेगा? और जो फोर साइडेड फिगर मिलेगा क्या उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे? ये देखो, इन चारों वेक्टर्स को अरेंज कर दिया तो ये ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया,
ये बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो ये पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हमने बना दिया। सो यू बाय यूजिंग इनवेरिएंस वी कैन शिफ्ट दीज वेक्टर्स एंड प्लेस देम टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। यहां तक मैंने कुछ भी नया नहीं करा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं करा है। अब आगे की बात करते हैं। हमने क्या किया, सपोज इस बी वेक्टर को पलट के रख दिया, जिससे कि माइनस भी हो गया। नोटिस करो यहां से एरो हेड गायब हो गया और वो इधर आ गया। नोटिस करो इस चीज को। ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रही है ये बात बच्चों? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये जो बी वेक्टर है इसको हमने शिफ्ट करके इधर कर दिया है। ठीक है, इसको मैंने माइनस बी बना दिया है। ठीक है, अब नोटिस करो माइनस बी क्यों बना दिया, या क्या क्या फायदा क्या हो रहा है। नोटिस करो, देखो ये ए वेक्टर हमने ड्रॉ कर रखा है और ये बी वेक्टर ड्रॉ कर रखा है, और ए के हेड पर बी का टेल है। यानी कि इन दोनों ग्रीन एरोस पर ही अगर मैं फोकस करूं, तो इस ग्रीन एरो का टेल फ्री है, उस ग्रीन एरो का हेड फ्री है। ज्वाइन करने पर ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करना ही चाहिए। ये देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करना ही चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये ए प्लस बी हो गया। अब एक और चीज नोटिस करो, इसको मिटा देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, अगर सब इस ग्रीन एरो को भी मिटा देता हूं, सपोज अगर मैं इन पर कॉन्सेंट्रेट करूं, जैसे यहां से स्टार्ट करूं, तो ये एक वेक्टर है विच इज माइनस बी। माइनस बी के हेड पर ए वेक्टर का टेल है। माइनस बी के हेड पर ए का टेल है, तो ये ब्लू एरो का टेल फ्री है, इस ब्लू एरो का हेड फ्री है। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं, ये तो देखा जाए तो ये ग्रीन एरो इन दोनों ब्लू एरोस का सम है। यानी कि ये माइनस बी और ए का सम है। इन अदर वर्ड्स ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कि ये जो पैरेललोग्राम बना है, इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल सम के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा डायगोनल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। नोटिस करो। ठीक है, द ब्लू डायगोनल रिप्रेजेंट्स ए प्लस बी एंड द ग्रीन डायगोनल रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। यार समझ में? यहाँ पे बच्चों बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, ये अज्यूम कर लेना कि लंबी वाली डायगोनल सम को रिप्रेजेंट करेगी और छोटी वाली डायगोनल डिफरेंस। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से बने हुए हैं कि सम वाली डायगोनल जो है वो लंबी आ रही है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको यहाँ पर। सपोज करो कि ए वेक्टर ऐसे होती। ये तो मैंने बी लिख दिया, चलो इसको बी लिख देते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं ए वेक्टर ऐसे होती, सपोज करो। तो ए की मैं कॉपी क्रिएट कर देता, बी की मैं कॉपी क्रिएट कर देता, और अब अगर हम पैरेललोग्राम बनाते वो कैसा बनता देखो। ठीक है, तो यहां बना देता हूं। ठीक है, तो बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर। ठीक है, और फिर ये बी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर, और फिर ये ए वेक्टर। ठीक है, अब नोटिस करो कि ए प्लस बी कौन सा डायगोनल होता है देखो। अम, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी अब देखो छोटा वाला डायगोनल हो जाता। तो मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़ा डायगोनल होगा वो सम को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये नियम मत बनाना, तुम एरोस की डायरेक्शन को देखकर जज करना। ठीक है, समझ आ रहा है? तो फिलहाल के लिए इतना याद रख सकते हैं कि पैरेललोग्राम में एक when we used two vectors to construct a parallelogram as adjacent sides of, ठीक है, of the parallelogram, so two diagonals represents the sum and the difference। मतलब एक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगी, एक सम को। कौन किसको रिप्रेजेंट करेगी ये हम आइडेंटिफाई करेंगे एरोस की डायरेक्शन को देख के। ठीक है, इससे हमको इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने को मिलते हैं। क्या कंक्लूजन? सपोज ये वेक्टर ए है, सपोज ये वेक्टर बी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी बीच में बिलोंग करेगा? यानी कि जो रिजल्टेंट एरो बनेगा वो इस ग्रीन एरिया के अंदर ही कहीं ना कहीं बनेगा। सोच के देखो तुम ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रियलाइज करने का मतलब है तुम वेक्टर्स के मास्टर बन गए हो। मतलब कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमको एक वेक्टर ए ऐसे दे दी, हमको एक वेक्टर बी ऐसे दे दी, इनके बीच में अक्यूट एंगल बन रहा है। तो तुम जो पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे वो ऐसे कंप्लीट करोगे, एंड यू विल फाइंड कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ऐसे आएगा। तो ये बात तो तय है ना कि रिजल्टेंट वेक्टर इस रेंज में ही बिलोंग करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ए कितना लंबा था, बी कितना लंबा है। ठीक है, जैसे अगर ए मान लो छोटा सा है और बी काफी लंबा है। ठीक है, तो इस केस में जब तुम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करोगे तो यू विल बी ड्राइंग। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? तो लेकिन आ तो इसी रीजन में रहा है ना, तो ए और बी को को इनिशियल बनाने के बाद उनके बीच में जो एंगल बनता है, रिजल्टेंट उसी एंगल के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, इस बात को डाइजेस्ट करने का मैं एक और तरीका बताता हूँ। इस बात को डाइजेस्ट करने का एक मैं बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। ठीक है,
सपोज एक ब्लॉक के ऊपर हमने इधर थ्रेड बांध के खींचा और इधर थ्रेड बांध के खींचा, तुम दो तरफ से थ्रेड बांध के उसको खींच रहे हो। कैन यू इमेजिन कि ये इधर या इधर या इधर या इधर ही मूव करेगा? मतलब तुम जिन दो डायरेक्शन से खींच रहे हो उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं ये ब्लॉक मूव करेगा। तो तुमने जिन दो डायरेक्शन से खींचा स्ट्रिंग बांध के, तो वो हो गए दो फोर्सेस। उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जिधर आएगा, ठीक है, उधर ही ये पार्टिकल चला जाएगा। तो रिजल्टेंट इधर आएगा, इधर आएगा, इधर। ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कितना बड़ा है। जो ज्यादा बड़ा फोर्स होता है, यानी कि जो ज्यादा बड़ा वेक्टर होता है, उसकी तरफ ज्यादा चला जाता है पार्टिकल। ठीक है, और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो उनके ठीक बीच में चला जाता है। ठीक है, अगेन ये पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो पैरेललोग्राम जो है वो एक रोम्बस का शेप ले लेगा। और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है मान लो, तो आर वेक्टर इन दोनों के ठीक बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं होते तो जो बड़ा वेक्टर होता है, जैसे बी वेक्टर मान लो ऐसे है, ए वेक्टर मान लो ऐसे है, तो वी कैन सी कि जो बड़ा वेक्टर होता है, रिजल्टेंट बड़े वेक्टर की तरफ, रिजल्टेंट जो है वो बड़े वेक्टर की तरफ इंक्लाइंड होता है। यानी कि ये एंगल छोटा हो जाता है और ये एंगल बड़ा हो जाता है। बड़े वेक्टर से छोटा एंगल बनेगा क्योंकि बड़े वेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है रिजल्टेंट। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि when a is not equal to b, then the vector will have that is when the vectors have unequal magnitude, the resultant will be tilted towards the vector of the larger magnitude। ठीक है, तो a और b, ये मान लो r वेक्टर है, तो अगर दोनों बराबर हैं तो ये अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। अगर a बड़ा है तो, यहाँ पे गलत लिखा है बच्चों, ये उल्टा है। अगर a बड़ा है तो अल्फा छोटा हो जाएगा, और अगर a छोटा है तो अल्फा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते थे। अब पॉलीगॉन लॉ क्या होता है? अगर बच्चों तुम चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, वो करते रहो। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है? सपोज हमको पांच छह वेक्टर दे दिए, जैसे ये दिख रहे हैं, ये ए बी सी डी ई, पांच वेक्टर में दे दिए। हमसे क्या कि भाई इन पांच वेक्टर्स को ऐड करके दिखाओ। ठीक है, इनको ऐड करने से जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब जो भी वेक्टर आएगा उसको ढूंढो, उसको ढूंढ के दिखाओ। तो हम कहेंगे अच्छा भी, लाओ कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही अगर तुमको मैं पांच नंबर दूंगा ऐड करने को, तुम क्या करोगे? सपोज मैंने दिया 2 5 7 8 9, तुम कहोगे कि 2 और 5 7, फिर 7 और 7 14, फिर 14 और 8 22, 22 और 9 31। तुम इस तरह से करोगे ना, मतलब दो दो नंबर को ऐड करते रहोगे। ठीक है, दो दो नंबर को ऐड करोगे, मतलब दो को ऐड करोगे, रिजल्ट आएगा, उसमें तीसरे को ऐड करोगे, ये सब करोगे। तो यही चलो हम वेक्टर के लिए कर लेते हैं। तो सपोज पहले मैं ए और बी को ऐड करने गया, तो ए और बी को ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा? ए और बी को ऐड करने के लिए, एक मिनट बच्चों, मैं बी वेक्टर को ए पे रखूंगा सच दैट कि एक का हेड दूसरे के टेल पे आ जाए, और फिर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा। एक मिनट बच्चों, है ना, मैं ए से, तो ये जो ग्रीन वेक्टर है ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों वेक्टर से मतलब नहीं है, ये ए प्लस बी आ गया। अब मुझे सी वेक्टर को इसमें ऐड करना है। तो सी वेक्टर को इसमें ऐड करने के लिए मैं सी वेक्टर को यहां ले आऊंगा भाई, सी वेक्टर को बना देंगे। ठीक है, तो सी का टेल ए प्लस बी के हेड पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब ये जो ग्रीन एरो है इसको ज्वाइन कर दूंगा। ये दोनों तो अब हमारे काम में ही नहीं है, तो ये ग्रीन टेल फ्री थी। तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी। तो अब इन सबको इग्नोर कर दो, इनकी प्रेजेंस अब मैटर ही नहीं करती है, क्योंकि ये एक सिंगल वेक्टर आ गया है जो ए प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें डी को ऐड कर दो, तो डी को तुम यहाँ पे लाओगे। ठीक है, जगह थोड़ी कम है तो मैं छोटा एरो बना देता हूँ। फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम डी को ऐड कर दोगे। ये समझ आ रहा है, मतलब कि ये ऐड कर दोगे। तो अब ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। तो अब तुम इस सारे को, यू विल गेट रिड ऑफ दिस, और फाइनली तुम ई को ड्रॉ कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, ई को ड्रॉ कर दोगे, और अब जो तुम एरो बनाओगे तुम कहोगे कि भाई ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है, कुछ ऐसा ही कहोगे। तो नोटिस करो एक चीज कि तुम अगर ये इंटरमीडिएट एरो ड्रॉ नहीं भी करते तब भी सब कुछ, मतलब जैसे हमने क्या किया, ए वेक्टर पे बी को रखा, फिर सी, फिर डी और फिर ई। ये बीच वाले एरोज ड्रॉ नहीं भी करो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब कि मैंने ए और मैंने इन वेक्टर्स को ऐसे अरेंज कर दिया। नोटिस करो, नोटिस करो, ये एक दो तीन चार। ठीक है, तो इन सारे वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करा कि एक के हेड पे दूसरे का टेल आ रहा है। तुम जिस भी वेक्टर को शिफ्ट करके ला रहे हो उसको प्रीवियस के हेड पे रखो और उसके हेड पे नेक्स्ट का टेल रखो। ऐसे करते जाओ, एंड में तुम्हें एक फ्री हेड और एक फ्री टेल दिखेगा। इनको ज्वाइन कर दो, ये आर वेक्टर होगा। तो ठीक है, इसको हम पॉलीगॉन लो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिख रहा है हमको कि इन वेक्टर्स को यूज करके तुम एक फिगर बनाओ, वो ओपन फिगर बनेगा, उस ओपन फिगर को क्लोज कर दो। ठीक है, तो क्लोज करने के बाद पॉलीगॉन बन जाएगा, और ये जो क्लोज करने के लिए तुमने जो एरो बनाया है इसी को हम रिजल्टेंट कहते हैं। कभी मान लो
अगर ऐसा हो गया इंसिडेंटली कि लास्ट वेक्टर का हेड अपने आप ही फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आ गया, जैसे मैंने तीन वेक्टर दिए ऐसे, एक, ठीक है, दो, और मान लो तीन, और जब तुम इनको अरेंज करने गए तो तुमने ये डिस्कवर करा कि अपने आप ही लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल पर आ गया, तो इसका मतलब कि हमें क्लोजिंग साइड ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, और इन अदर वर्ड्स क्लोजिंग साइड की लेंथ जीरो है, आर जीरो हो जाएगा इस केस में। मतलब अगर अपने आप ही पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो है वो जीरो है। ठीक है बच्चों, तो इस लॉ से हमने रिजल्टेंट को आइडेंटिफाई करना सीखा है, मतलब मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने पे हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा उसको हमने ऐड करना सीखा है। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हमने काफी कुछ सीखा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने ये सारी बातें अच्छे से सुनी है। ऑफ कोर्स मेरी टीचिंग थोड़ी फास्ट रहती है, क्योंकि आप मेरी स्पीड को कंट्रोल आप कर सकते हो, आपके हाथ में है कंट्रोल, आप रिपीट भी कर सकते हो, स्लो डाउन करके भी देख सकते हो। हमने आज सीखा क्या क्या है, एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने जो चीजें सीखी है, हमने ये देखा है कि दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर वेक्टर होता कौन सा है। तो आर को आइडेंटिफाई करना सीखा है। आर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो फिगर बनाते हैं, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं। ये फिगर एंगल मेजर करने वाले फिगर से डिफरेंट होता है। एक के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आप ये नोट्स कॉपी में भी नोट डाउन करिएगा, और फिर फ्री टेल को फ्री हेड से ज्वाइन कर देंगे। उससे हमें जो वेक्टर मिलेगा वो आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर को हमने अगर पहचान लिया है, तो अब दूसरा सवाल आता है कि इसकी लंबाई कैसे पता लगाएं। इसकी लंबाई पता लगाने के लिए हमने साइन रूल को यूज किया है। साइन रूल से, सॉरी, कोसाइन लॉ से हमने एक फॉर्मूला बना लिया, वो फॉर्मूला है ये, इसको आप डायरेक्टली याद रखो। इसके डेरिवेशन पे मत घुसो, इसको याद, डेरिवेशन वैसे हमने कर ही लिया है, लेकिन डेरिवेशन तुम्हें याद रखना जरूरी नहीं है, वो तुम्हें अपने आप याद होने लग जाएगा जब तुम काफी बार यूज कर लोगे। ठीक है, तो तुम इस फॉर्मूले को याद रखो, इसके अंदर थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इससे रिजल्टेंट की लेंथ आ जाएगी। अब अभी एक मुद्दा रह गया कि अच्छा, रिजल्टेंट की लेंथ आ गई, रिजल्टेंट की लेंथ मैक्सिमम कब होगी, अगर मान लो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, लेकिन उनके बीच में एंगल चुनने की लिबर्टी हमें दे दी, तुम चुन लो एंगल, और तुम ऐसा एंगल चुनो कि मैक्सिमम रिजल्टेंट आए, तो हम दोनों को एक लाइन पे रख देंगे, यानी कि हम उन दोनों को सेम डायरेक्शन में रख देंगे, थीटा जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा। वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए प्लस बी। हमसे कहा गया कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स है, उनको ऐसे अरेंज करो कि रिजल्टेंट मिनिमम आए, तो हम उनको ऐसे रखेंगे एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन, मतलब पहले ऐसे रख रहे थे, सेम डायरेक्शन में रख रहे थे, अब उल्टा रख देंगे, जिससे थीटा 180 हो जाएगा। ऐसे केस में आर जो है वो मिनिमम हो जाता है, और वो मिनिमम वैल्यू होती है ए माइनस बी का मॉड, यानी कि दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमने सीखा। हमने रिजल्टेंट की लेंथ निकालना सीख लिया। अभी भी एक मुद्दा बाकी था कि रिजल्टेंट का किसी एक गिवन वेक्टर, यानी कि या तो ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर, उनसे एंगल कैसे निकाले। तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला बना लिया था। ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये वाला फॉर्मूला है, ये tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। इसको भी याद रखने का मैंने तरीका बताया था। ठीक है, तो ये एंगल याद रखो। दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेने के लिए क्या करते हैं, कुछ खास नहीं करते। जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको उल्टा करके ऐड कर दो। तो उल्टा करके ऐड करने का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी एक वेक्टर को उल्टा करते हैं, जैसे अगर ए और बी के बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को उल्टा करने के बाद इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 180 माइनस थीटा बनता है। तो बस हमने जो फॉर्मूले डिराइव कर रहे थे, उन फॉर्मूले में थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो। उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बस सिंपल सा, मतलब सीधा नतीजा याद रख लो। ठीक है, तो इससे तुम डिफरेंस भी निकाल पाओगे। फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ के बारे में सीखा। पैरेललोग्राम, दो वेक्टर्स को अगर मैं उनकी रेप्लिकास क्रिएट करके पैरेललोग्राम बना लेता हूं, तो उस पैरेललोग्राम की एक जो डायगोनल है वो सम को रिप्रेजेंट करती है, एक दूसरी जो डायगोनल है वो डिफरेंस को। ऐसा नहीं है कि लंबी वाली डायगोनल सबको ही रिप्रेजेंट करेगी, जरूरी नहीं है, एरोस की डायरेक्शन पे फोकस करना। ठीक है, या मैं सिंपल रूल बताता हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एक्यूट एंगल है, तो लंबी वाली डायगोनल सबको रिप्रेजेंट करती है, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कराया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल था, तो ऑब्ट्यूज एंगल होने पर जो शॉर्टर डायगोनल होती है वो सम को रिप्रेजेंट करती है, और जो लॉन्गर डायगोनल होती है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। फिर हमने पॉलीगॉन लॉ को देखा। ठीक है, हमने कुछ कंक्लूजन निकाले थे, वो आप दोबारा देख लेना। पॉलीगॉन लॉ में हमने ये सीखा कि अगर मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करना हो, तो इस केस में आर वेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आप सारी वेक्टर्स को अरेंज करते जाओ, इस तरह की एक के हेड पे दूसरे का टेल आए। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम चाहो तो ए के बाद बी लगा दो, बी के बाद डी लगा दो, डी के बाद सी लगा दो, सी के बाद ई। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे फिगर की शेप चेंज होगी, लेकिन जो आर वेक्टर आना है वो सेम ही आएगा, सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन में ही आएगा, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही हमने सीखा है। आई होप आपको फायदा हो रहा है इस सेशन से। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड थ्योरी का भी एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है, आप उसको रीड कर सकते हो एक बुक की तरह। ठीक है, और असाइनमेंट भी प्रेजेंट होंगे, दो असाइनमेंट्स होंगे बच्चों, उन दोनों असाइनमेंट को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो असाइनमेंट के साथ ब्रेन काफी कीजिएगा, यू विल लर्न अ लॉट।
आप ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप बहुत जल्दी गिव अप कर दे रहे हो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते वक्त, तो आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं सीख पाओगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की और रेजोल्यूशन की, विच आर अगेन अमेजिंग टॉपिक्स इन वेक्टर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।